हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेटी पे। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे वो 3 ऐसी एनिमेस जो कि पता नहीं क्यों यूट्यूब ने मेरे मेन चैनल से डिलीट कर दी थी। बट ये एनिमे स्टोरीज काफी अच्छी हैं, इन पे मैंने काफी मेहनत भी की थी, तो मैंने इसीलिए सोचा क्यों ना मैं इन तीनों एनिमे स्टोरीज को अपने सेकंड चैनल पे डाल दूं। और हाँ, पार्ट 17 के पार्ट 2 पे मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, वो भी जल्दी आने वाला है, तो तैयार है ना, काफी मस्त पार्ट होने वाला है। लेकिन हाँ, उससे पहले एक और मस्त न्यू एनिमे आने वाली है, उसके लिए भी तैयार हो जाओ। सो या इस वीडियो में तुम लोग देखोगे 3 मजेदार एनिमे स्टोरीज। तो तुम लोग के सामने हाजिर है एनिमे स्टोरी नंबर 1। आज से 100 साल पहले एक डेमन किंग यानी एक राक्षस वोसुन ने अपने मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर भगवानों पर हमला कर दिया था। भगवानों को बचाने की जिम्मेदारी थी गॉड ऑफ वॉर शूटियान की। शूटियान अकेले ही उन मॉन्स्टर्स को मार रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक गॉड ने उसे धोखा दे दिया एंड उस पे पीछे से हमला कर दिया, जिससे शूटियान मारा गया एंड उसकी बॉडी 72 स्पिरिट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गई एंड पूरी दुनिया में जाके फैल गई। एंड फिर वो सारे डिमंस दोबारा से उन सारे गॉड्स पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक गॉड शीजी अपनी पूरी पावर यूज करके उन सारे गॉड्स और डेमंस को एक वॉइड रेल्म में सील कर देते हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, टाइम तक नहीं। एंड उस सील को अंदर से दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता, उसको बाहर से ही कोई तोड़ सकता है। एंड अब क्योंकि सारे गॉड सील हो चुके थे, इसलिए अर्थ और बाकी के 5 रेल्म्स में लोग बहुत ज्यादा सफर करने लग गए। दुनिया में बहुत सारे मॉन्स्टर्स फ्री हो गए। इसके बाद हम आज से 14 साल पहले के टाइम पे आते हैं, जहाँ पे हम 2 भाइयों को देखते हैं, जेन और कांचन, जो एक डेजर्ट के बीच में रह रहे होते हैं। एंड वहाँ बहुत तेज तूफान आया होता है। कांचन रो रहा होता है एंड जेन उससे बोलता है चुप हो जाओ, हमारे पापा और ये घर दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें कुछ नहीं होगा। एंड तभी उनके घर की छत टूट जाती है, लेकिन किसी तरह जेन अपने भाई को बचा के बाहर ले आता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके पापा एक मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। एंड हमें यहाँ पता चलता है कि जेन और कांचन के पापा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये मॉन्स्टर उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मॉन्स्टर जेन के पापा पे काफी भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी ये दोनों पागल बच्चे उनकी परेशानी और बढ़ाने चले जाते हैं। जेन अपनी वुडन स्वॉर्ड और कांचन दोनों को लेके वहाँ लड़ने चला जाता है। वो मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जेन के पापा उन दोनों को बचा लेते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छे, अभी तक सिर्फ मैं पिट रहा था, अब हम तीनों पिटेंगे। फिर वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि तुम लोगों को केव की तरफ भागना चाहिए था, इधर की तरफ नहीं आना चाहिए था। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा उन पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार जेन के पापा किसी तरह उस मॉन्स्टर को सील कर देते हैं। फिर वो अपने बच्चों को लेके वहाँ से भागते हैं, बोलते हैं कि ये डेमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जल्दी ये सील तोड़ देगा, तो इसीलिए हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। एंड वो ये भी बताते हैं कि इस डेमन का नाम असुरा है, जो कि डेमन हंटर्स को मारता है। उन दोनों के पापा भी एक डेमन हंटर थे। फिर वो तीनों एक केव में जाते हैं एंड वहाँ केव में 2 तलवारें 2 पत्थरों में घुसी होती है। जेन के पापा जेन से बोलते हैं एक तलवार को पकड़ो, एंड जब वो दोनों उन दोनों तलवारों को पकड़ते हैं, तभी वो दोनों तलवारें जलने लगती है। फिर जेन के पापा बोलते हैं जब मैं बोलूँ तो दोनों तलवारों को साथ में खींचना। एंड वो दोनों वैसे ही करते, वो दोनों तलवारों को साथ में खींचते हैं। तभी बीच में से एक मैजिकल बॉक्स निकलता है। जेन के पापा उस मैजिकल बॉक्स को जेन को देते हैं एंड बोलते हैं इसको कांचन को तब देना जब ये बड़ा होकर एक डेमन हंटर बन जाए। एंड वो दोनों स्वॉर्ड्स वो जेन को दे देते हैं। जेन बोलता है कि मैं बहुत वीक हूँ, मुझे तो स्वॉर्ड्स यूज करनी भी नहीं आती। तो उसके पापा कहते हैं पता है मुझे, चुपचाप पकड़ो इसे। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो डेमन उन पर दोबारा से हमला कर देता है। एंड इस बार फिर से जेन के पापा किसी तरह उस मॉन्स्टर को दोबारा से सील कर देते हैं। वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एक घंटी बजती है। एक औरत उनके पापा के सीने के आर पार अपना हाथ घुसेड़ देती है। वो दोनों बच्चे क्या ही कर सकते थे, वो रोने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पापा अपनी बच्ची कुछ स्ट्रेंथ है, किसी तरह अपने बच्चों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देते हैं, जिसे वो औरत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। लेकिन एक मिनट, अगर इसको टेलीपोर्ट मैजिक आता था तो ये तब से भाग क्यों रहा था? इसके बाद हम आज के टाइम पे आते हैं एंड हम देखते हैं जेन अब बड़ा हो चुका है एंड उसका भाई कांचा नीचे एक लिजर्ड कॉस्ट्यूम पहन रहा होता है। दूसरी तरफ 2 आदमी एक घर में जाते हैं, इनमें से एक ये मॉन्क होता है एंड वो अंदर घुसते ही समझ जाता है कि इस घर में एक डीमन है। एंड फिर वो उस डेमन को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पा रहा होता। तब वो उस आदमी को बाहर भेजता है एंड दोबारा से उसे मारने लगता है। एंड इस बार वो लिजर्ड डेमन का सिर काट देता है, लेकिन ये लिजर्ड डेमन तो एक्चुअली में कांचन था, जो बोलने लगता है मेरा सिर कहाँ गया, जिसे सुन के ये मॉन्क डर जाता है, कहता है अरे तुम जिंदा कैसे हो। फिर जेन उस मॉन्क को पीछे से नॉक कर देता है एंड वो बेहोश हो जाता है। जब वो मॉन्क उठता है, तब दोनों भाई उससे पूछते हैं कि आखिर तुम फेक एक्सोर्सिज्म क्यों करते हो। तब वो मॉन्क उन दोनों को बताता है कि उसने और लिजर्ड डेमन ने टीम अप किया था एंड वो इसी तरह से फेक एक्सोर्सिज्म करके पैसे कमाते हैं। एंड वो इतना अच्छा भी दिखता है, इसीलिए लोग उसकी बात को मान भी जाते हैं। गजब कॉन्फिडेंस था बंदे में। खैर उसको दोनों भाई मिलकर सबक सिखाते हैं, फिर वहाँ से जाने लगते हैं। एंड अब कांचन 14 साल का हो चुका है एंड जेन उस पे कुछ जादू वादू करता है एंड उसको भी एक डेमन हंटर बना देता है। फिर वो उसे वो बॉक्स देता है जिसमें होती है एक आयरन रॉड। एंड ये आयरन रॉड एक्चुअली में वो हथियार होती है जो कि शूटियान यूज किया करता था, जिसे देख के कंचन बोलते हैं कि मेरे पापा ने इसके लिए अपनी जान दी थी क्या, इससे मैं क्या करूँ, अपना कान खोदूं। तभी वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी आता है, वो उन दोनों से कहता है डेमन हंटर्स, मेरे विलेज में एक डेमन आ गया है जो लोगों को गायब कर रहा है और उन्हें मार रहा है, प्लीज उसे मारो तो मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगा। वो दोनों भाई खड़े होते हैं, बोलते हैं ओके। वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी उस बुढ़े आदमी की पैसे की थैली गिर जाती है एंड उसमें वही बेल होती है जो उस औरत के पास थी। जेन दोबारा उस आदमी के पास जाता है, कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिला, जिसपे वो आदमी बोलता है कि ये उन्हीं डेमन्स का है जो मेरे शहर में है। वो दोनों तुरंत उस विलेज में जाते हैं एंड वहाँ चारों तरफ फॉग ही फॉग थी। तभी कंचन गायब हो जाता है। जेन पे एक फीमेल कैट डीमन अटैक कर देती है, जिसे जेन बहुत ही आसानी से हरा देता है। फिर वो डीमन उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है एंड बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। जिसपे जेन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब इधर से निकल लो फटाफट। एंड में
मैं बता दूं कि अगर तुमको ये बंदा सिग्मा लग रहा है तो अभी थोड़ी देर वेट करो, आगे देखना क्या होता है। एंड जैसे ही जेन उल्टा घूमता है वो फीमेल कैट मॉन्स्टर दोबारा उस पर हमला कर देती है पीछे से, लेकिन इस बार जेन उसे मार देता है। एंड वो मरने से पहले बोलती है तुमने मुझे मारा है ना, तो मेरा भाई तुम्हारे भाई को मार देगा। इधर हम देखते हैं उसका भाई हु वाज आल्सो अ कैट डीमन, वो कंचन से लड़ाई कर रहा होता है। एंड सरप्राइजिंगली कंचन इस समय जीत रहा होता है, लेकिन तभी वो डीमन अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है एंड कंचन को बहुत गंदा मारने लग जाता है। कंचन लगभग हार ही चुका होता है एंड उसका भाई तैयार हो जाता है फाइट के बीच में आने के लिए, लेकिन तभी उसकी आयरन रॉड अवेकन हो जाती है एंड कंचन उसे एक स्पीयर की तरह यूज करता है एंड उस डेमन को मार देता है। जैसे ही कंचन उस आयरन रॉड को अवेकन और यूज करता है, उस आयरन रॉड से एक एनर्जी वेव निकलती है जो सारे के सारे 6 रेल्म्स में ट्रेवल करती है, जिससे सारे ही गॉड्स और डीमन सेंस कर लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आयरन रॉड अब अवेकन हो चुकी है। कंचन उस फाइट को जीत जाता है एंड बेहोश हो जाता है, लेकिन वो कैट डीमन अभी भी मरा नहीं होता। जेन उसके पास आता है एंड बोलता है ये बेल तुम्हें कहाँ से मिली। उसकी घंटी सुनते ही वो डेमन मानो एक रोबोट की तरह बकने लगता है कि उन दोनों भाइयों को मार के वो स्पिरिट फ्रैगमेंट ले लो, उन दोनों भाइयों को मार के वो स्पिरिट फ्रैगमेंट ले लो। एंड वो यही चीज बार बार बोल रहा होता है। तभी वो घंटी अपने आप उड़ती है एंड उस डेमन के मुंह में चली जाती है एंड वो डेमन फट जाता है। जेन अपने भाई को किसी तरह वहाँ से बचा लेता है। सुबह हो जाती है, दोबारा इसका भाई होश में आता है एंड दोनों हंसी खुशी वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें 2 लोग रोक देते हैं जो कि सेलेस्टियल्स होते हैं एंड इनका मिशन होता है गॉड्स को दोबारा से वॉइड रेल्म से रिलीज करना, ताकि दोबारा वर्ल्ड में शांति आ सके, पीस वाली शांति। उनमें से एक लड़की जिसका नाम शायोबा था, वो जेन और कांचन से बोलती हमें वो शेंजेन आयरन तुरंत दे दो, जिसपे जेन बोलता है ये आपके पापा का है क्या कि ऐसे मैं आपको दे दूं, जिसपे लड़की गुस्सा के उस पर अटैक कर देती है। उस लड़की के अटैक से जेन थोड़ा घायल हो जाता है एंड उन दोनों में लड़ाई शुरू होने वाली होती है, लेकिन तभी बीच में लॉन्ग आ जाता है। ये दोनों ही फेरी रेल्म के थे एंड ये शेंजेन आयरन को वापस लेने आए थे। लॉन्ग जेन को हील कर देता है एंड उसे समझाता है देखो तुम्हारे भाई के पास जो है वो शू टियन यानी गॉड ऑफ वॉर के 72 फ्रैगमेंट्स को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड जब उन्हें वो सारे 72 फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे तभी वो दोबारा से गॉड ऑफ वॉर और सारे गॉड्स को रिवाइव कर पाएंगे। एंड अगर गलती से वो शेंजेन आयरन डीमंस के पास चला गया तो वो डीमन लॉर्ड को वापस ले आएंगे, जिससे पूरी दुनिया में सिर्फ डीमंस का राज हो जाएगा। एंड वो दोनों इसी चीज को रोकने आए हैं। जेन बोलता है ये भी तो हो सकता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तो जायोबा अपना चेहरा दिखाती है, जिसे देख के जेन कहता है नहीं, इतने क्यूट फेस वाली लड़की झूठ नहीं बोलेगी, लो ले जाओ। जेन और कांचन वो शेंजेन आयरन उन दोनों को दे देते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं। एंड कांचन थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसके पापा की आखिरी निशानी थी, लेकिन तभी वो लड़की उन्हें पीछे से रोकती है एंड बोलती है ये तो फेक है, ये तो गोल्डन तक नहीं है, ये तो बस एक नॉर्मल आयरन है। तब कंचन वापस आता है एंड उसको दोबारा अपने हाथ में लेता है एंड तभी वो दोबारा से जलने लगता है। फिर वो लड़की हाथ में लेती है, वो दोबारा से नॉर्मल आयरन बन जाता है। फिर जैसे ही कंचन हाथ में लेता है वो दोबारा से गोल्डन हो जाता है। इस पे उसका भाई समझ जाता है कि इस आयरन रॉड ने अपना ओनर चुन लिया है एंड अब इसको बस केवल कंचन ही यूज कर सकता है। एंड अब उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था उन दोनों को भी अपने साथ ले जाने के अलावा। जेन और कांचन इस चीज को मान जाते हैं क्योंकि उन्हें तो बस घूमने के लिए खाने के लिए मिलेगा फ्री में। फिर वो उस बुढ़े आदमी के पास जाके अपना रिवॉर्ड ले लेते हैं एंड फिर लॉन्ग अपने जादू से एक बहुत तगड़ी कार समन करता है, जिसे देख के दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो चारों उस कार में बैठते हैं एंड वहाँ से जाने लगते हैं। कार के अंदर दोनों भाई जानवरों की तरह खा रहे होते हैं, जिसपे जायोबा उन दोनों पे गुस्सा आ जाती है। जेन खड़ा होता है एंड बोलता है तुम तो चुप रहो, अपनी तरह हड्डी बनाना है क्या हम दोनों को, चुपचाप हमें खाने दो। तभी उन चारों की कार ऑटोमेटिक ब्रेक मार देती है क्योंकि उनके सामने कोई चीज आ गई होती है एंड वो चीज एक्चुअली में एक बहुत ही सेक्सी लड़की होती है। जेन उसको देखते ही पागलों की तरह उसकी तरफ भागता है एंड उसे गोद में उठा लेता है एंड उसके पेट से खून बह रहा होता है मानो उसको किसी ने चाकू घोंपा हो। वो उसको उनकी कार के अंदर लेके जाने लगता है, लेकिन तभी जायोबा बीच में आके उसे रोक देती है एंड कहती है पागल हो क्या, ऐसे किसी आरे गैरों को हम अपनी कार में नहीं आने देंगे। जिसपे जेन बोलता है तुम इससे इसलिए जल रही हो क्योंकि ये तुमसे इतनी ज्यादा सुंदर है। फिर दोनों बहुत देर तक लड़ाई करते हैं। जेन आखिरी में उस लड़की को लेके अंदर आ जाता है। लॉन्ग उस पर हील मैजिक यूज करता है, फिर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी। जिसपे लड़की जिसका नाम जींग है वो उसे बोलती है कि रास्ते में उस पर कुछ बैंडिट्स ने हमला किया था, जिनसे वो किसी तरह बच के भागी है। जिसपे जेन बोलता है चलो मेरे साथ वापस, अभी मैं उन बैंडिट्स की ऐसी की तैसी करता हूँ। जिसपे लड़की मना कर देती है, बोलती है नहीं उसको वापस नहीं जाना है, तुम लोग बस मेरे को डार्क कैनियन तक छोड़ दो। जेन उससे कहते हैं कि अरे वाह हम लोग भी तो उधर ही जा रहे हैं। तब ये लड़की पूछती तुम लोग उधर क्यों जा रहे हो। तब कांचन उसको पूरी बात बता देता है कि उसके पास ये है एंड वो स्पिरिट फ्रैगमेंट लेने जा रहे हैं, गॉड्स को रिवाइव करना है। वो उसको सब कुछ बताने लगते हैं। तभी जायोबा उसे रोक देती है, बोलती है बस करो, अपनी पूरी कुंडली बता दोगे क्या। एंड उसे समझाती कि हर चीज उसको हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जिसपे वो लड़की स्माइल करती है एंड यहाँ हमें पता चल जाता है कि ये अच्छी नहीं है। लॉन्ग सबसे कहता है रात होगी, हमें सो जाना चाहिए, कल सुबह तक हम लोग डार्क कैनियन पे होंगे। वो लोग रात में सोने लगते हैं एंड बीच रात में ये लड़की अपना असली रंग दिखाती है एंड ये कांचन की आयरन रॉड चोरी करने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार फेल होती है। जेन तो नींद में मस्त अपने सपने एंजॉय कर रहा होता है, तो इसलिए वो तो उठने से रहा एंड वो लड़की अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाती है एंड फिर वो शेंजेन आयरन को चोरी करके वहाँ से भाग जाती है। सुबह जब वो लोग उठते तब उन्हें समझ में आता है कि वो लड़की तो उन्हें बेवकूफ बना के शेंजेन आयरन लेके भाग गई। जिसपे जायोबा दोनों को बहुत सुनाती है एंड कहती है तुम्हारे ठरकपन की वजह से ही आज ऐसा हुआ है। इधर हम देखते हैं जींग एक गुफा में जाती है
जहाँ पे 2 डीमंस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एक्चुअली में जिंग दुनिया की बेस्ट थीफ होती है एंड असल में उसकी बहन को इन लोगों ने बंदी बनाया होता है और उन्हीं ने इसको ऑर्डर दिया होता है ये चीज चोरी करके लाने के लिए। एंड जिंग वैसा ही करती है, वो उसे चोरी करके लाके इसको दे देती है एंड बोलती है कि अब मेरी बहन को छोड़ दो। वो हंसता है एंड बोलता है माफ करना, मुझे सेंजन, आयरन और तुम दोनों बहनें तीनों चाहिए। एंड पता नहीं जिंग इसकी बातों पे कैसे आ गई थी। वो लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो कहाँ ही जीत पाएगी इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों के पास शू टियान का एक स्पिरिट फ्रेगमेंट है। मतलब समझ रहे हो ना कितने स्ट्रॉन्ग है। इधर हम देखते हैं सेंजन आयरन की पावर को ट्रेस करते करते ये चारों भी इधर आ जाते हैं। जिंग फिर से इस डेमन पे अटैक करती है जिससे थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड जिंग पे बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है। एंड इससे पहले कि वो जिंग को लगे उसकी बहन बीच में आके उसे बचा लेती है, लेकिन खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। जिंग इस चीज को देख के बहुत ज्यादा रोने लगती है एंड तभी दोनों भाई उधर उन दोनों को बचाने आ जाते हैं एंड उनके साथ ये दोनों भी आ जाते हैं। ये मॉन्स्टर्स अपने सारे सैनिकों को बुलाता है लेकिन तभी लॉन्ग अपने मैजिक से इनके सारे सैनिक को हवा में उड़ा के बाहर फेंक देता है। फिर ये वाला डीमन अपने स्पिरिट फ्रेगमेंट्स की पावर यूज करके एक बैरियर बनाने लगता है जिससे खुद गॉड्स भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन इससे पहले कि वो बनाता ज़ायोबा उसे हवा में उड़ा देती है। फिर ये दोनों भाई मिलके दोनों बहनों को लेके वहां से भागने लगते हैं एंड इन दोनों में और इस डीमन में बहुत ज्यादा तगड़ी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि इसके पास शू टियान यानी गॉड ऑफ वॉर का स्पिरिट फ्रेगमेंट था तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इधर हम देखते हैं ये दोनों भाई और वो दोनों लड़कियां वहां से भाग रही होती है, लेकिन तभी ये वाला डीमन उन पे अटैक कर देता है जो अकेला उन दोनों भाइयों और इस लड़की पे काफी भारी पड़ रहा होता है। वो कंचन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड जेन को भी अपने बैरियर में बंद कर देता है। एंड अब अगर जल्दी इस बैरियर को नहीं खोला गया तो जेन पूरा का पूरा स्टोन का बन जाएगा एंड मर जाएगा। उसका भाई उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ऑब्वियसली वो उसे नहीं तोड़ पा रहा होता एंड वो डीमन उसे दूर फेंक देता है। कंचन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इधर इन तीनों की बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही होती है लेकिन किसी तरह ये दोनों मिलके इसको हरा देते हैं एंड उसका स्पिरिट फ्रेगमेंट ले लेते हैं। एंड इधर जेन पूरा स्टोन का बनने ही वाला होता है एंड ये मॉन्स्टर जोर जोर से हंस रहा होता है एंड कांचन बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा वीक फील हो रहा होता है एंड यूजलेस फील हो रहा होता है। एंड तब वो कहता है मेरी मदद करिए गॉड्स। एंड तभी वो आयरन रॉड दोबारा से जलने लगती है एंड उस आयरन रॉड की मदद से कांचन उस बैरियर को तोड़ देता है जिसे आज तक कोई भी गॉड नहीं तोड़ पाया था, जिसे देख के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड जेन आजाद हो जाता है एंड दोबारा इससे लड़ने लगता है एंड इस बार ये इसे हरा देता है। ये डीमन जमीन पे गिरता है एंड बोलने लगता है मुझे लगा ही था कि तुम उसी आदमी के बेटे हो जिसने मुझे बहुत सालों पहले हराया था। एंड इसने ही उस औरत को रिक्वेस्ट किया था कि इसके पापा को मार दे। जेन दोबारा पूछता है कि कहाँ है वो औरत। तभी उस बेल की दोबारा आवाज आती है एंड ये डीमन अपने आप मर जाता है एंड इसका भी स्पिरिट फ्रेगमेंट इन लोगों को मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग जिंग की बहन को हील करने की कोशिश करता है लेकिन इसकी फिजिकल बॉडी बहुत इंजर्ड हो चुकी होती है। तो लॉन्ग क्या करता है कि वो उसकी बहन को जिंग की रिंग के अंदर सील कर देता है एंड बोलता है कि जब सारे गॉड्स रिवाइव हो जाएंगे तब तुम्हारी बहन भी दोबारा से रिवाइव हो जाएगी। एंड अब जिंग बोलती है कि उसको अपने साथ उनकी जर्नी पे ले चले एंड वो उनकी हेल्प करेगी सारे गॉड्स को दोबारा आजाद करने में। तो ये सब इस बात को मान जाते हैं एंड उनको अब 2 स्पिरिट फ्रेगमेंट्स भी मिल चुके थे एंड अब केवल 70 स्पिरिट फ्रेगमेंट्स और चाहिए। कांचन की आयरन रॉड उन दोनों स्पिरिट फ्रेगमेंट्स को अब्सॉर्ब कर लेती है। इसके बाद वो सारे लोग फायर टाउन में आते हैं क्योंकि कांचन की आयरन सेंजन ने अब 2 स्पिरिट फ्रेगमेंट्स भी अब्सॉर्ब कर लिए थे तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रही थी एंड ओवरलोड हो रही थी, जिसको ऑब्वियसली कांचन जो कि एक ह्यूमन है और एक बच्चा है वो इतनी ज्यादा एनर्जी से डील नहीं कर पा रहा होता है, तो इसीलिए उसकी थोड़ी तबियत खराब होने लगती है। एंड ये लोग एक्चुअली में इस जगह पे आए ही इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे एक दुकान है जो कि एक ऐसी दवाई दे सकते हैं जिससे कांचन की तबियत दोबारा ठीक हो जाएगी। वो लोग जिस जगह पे गए थे वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी थी एंड ये हमें आगे पता चलेगा कि क्यों। वो लोग एक दुकान पे जाते हैं जहाँ पे जाते ही एक आदमी जिंग पे लाइन मारने लगता है एंड ज़ायोबा इसे एक जोर का घूंसा मारती है एंड उसे होश में लाती है एंड फिर उसे बताती है कि हम फेरी रेल्म से हैं, ये सब कपड़े हमें नहीं चाहिए। तब इस आदमी को सब कुछ समझ में आता है एंड देन ये कांचन के लिए एक ऐसी दवाई लाता है जो उसे ठीक कर देगा, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं लेकिन लॉन्ग के पास पैसों की कमी नहीं है। फिर लॉन्ग उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों है। तब ये इसे बताता है कि 100 साल पहले जब गॉड्स और डीमंस की लड़ाई हुई थी तब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मीटियोराइट आके गिरा था जो कि 100 सालों से जलता आ रहा है, इसी की वजह से यहाँ पे इतनी गर्मी होती है। लॉन्ग बोलता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उसको तो अभी तक ठंडा हो जाना चाहिए था। फिर वो कांचन से बोलता है अपना आयरन चंजन निकालो और उसको बार बार घुमाओ। कांचन वैसे ही करता है एंड जब वो अपने आयरन चंजन को घुमाता है तो उसमें से कुछ एनर्जी वेव्स निकलती है जिसपे वो मेटियोराइट रिएक्ट करता है। अब लॉन्ग इस बात को समझ जाता है कि जो डेमन इस फायर सिटी पे रूल करता है उसके पास भी जरूर से एक स्पिरिट फ्रेगमेंट है एंड उसी की पावर से उसने अभी तक की इस मेटेरॉइड को जलता हुआ रखा हुआ है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस डेमन के पास फायर कंट्रोल की पावर होगी। अब ज़ायोबा और लॉन्ग जाने लगता है साथ में इस डेमन को मारने के लिए एंड उसका स्पिरिट फ्रेगमेंट लेने के लिए। तब जेन पीछे से बोलता है कि वो भी चलेगा। तब ज़ायोबा बोलती है कि सोच लो जिन डीमन से अभी हम पहले लड़ते हैं उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब जेन बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो हो बस मेरे को लेके चलो। क्या हुआ अगर मैं लड़ नहीं सकता, मैं पीछे से कवर तो दे सकता हूँ ना तुम्हें। जिसपे लड़की थोड़ा सा शर्मा जाती है एंड मे भी शायद अब इसको थोड़ा जेन पसंद आने लग गया है एंड फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है फिर वो तीनों जाएंगे उस डीमन से लड़ने। जेन हींग से बोलता है कि प्लीज मेरे भाई कंचन का ध्यान रखना एंड फिर वो उन दोनों के साथ उस डीमन से लड़ने चला जाता है।
वो तीनों उस डीमन के घर पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं सिर्फ एक औरत की ढेर सारी फोटोज लगी होती हैं। तभी वो डीमन वहाँ आता है एंड वो बोलता है फाइनली तुम दोनों आ गए, तुम दोनों के खून की मुझे थोड़ी सी जरूरत है और जल्दी से मेरे से लड़ो और मेरे को थोड़ा अपना खून दो। अब लोग ये समझ जाते हैं कि इसको हम दोनों की खून की जरूरत है क्योंकि ये कोई फॉरबिडन मैजिक यूज करना चाहता है। एंड तभी जेन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन आराम से जेन की अटैक को रोक देता है एंड जेन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। अब इधर हम देखते हैं कि काचान बेहोश हो चुका है एंड उसके सामने वही दोनों डीमंस आए जिनको अभी इन लोगों ने हराया था। एंड वो दोनों बताते हैं ये दोनों स्पिरिट फ्रेगमेंट्स जो है ना, ये तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल कर देंगे एंड तुम्हें तुम्हारे भाई क्या जितने लोगों को तुम जानते हो तुम उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, बस तुमको केवल अपनी सोल देनी होगी, मतलब तुम्हें भी एक डीमन बनना होगा। तो कांचन सोचने लगता है कि क्या उसे ये डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि फिर वो फाइनली स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा से स्ट्रांग होना चाहता था। एंड इधर हम देखते हैं कि वो डीमन अकेला इन दोनों पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है एंड ये दोनों बिल्कुल भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे होते। तभी जेन दोबारा होश में आता है, वो बोलता है एक काम करो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इस डीमन से अकेला लड़ूंगा, क्योंकि अगर तुम लोगों का जरा सा भी खून निकल आया तो ये अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा एंड ये यूज कर लेगा कोई फॉरबिडन मैजिक जो हम सब के लिए बहुत खतरनाक होगा। लेकिन जायबा मना कर देती है, कहती कि नहीं हम लोग तुमको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। तब जेन बोलता है चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ, बस तुम अपना ध्यान रखो और जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। तो फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं एंड फिर जेन अपनी पूरी ताकत से उस डीमन से लड़ाई करता है एंड बहुत अच्छा लड़ता है, लेकिन लास्ट में वो डीमन उसे हरा देता है एंड उसे बोलता है कि तुम एक ह्यूमन होने के बावजूद बहुत अच्छा लड़े, इसीलिए तुम थोड़ी रिस्पेक्टफुल डेथ डिजर्व करते हो। एंड वो डिसाइड करता है कि वो उसको अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम से मारेगा एंड वो डीमन ऐसे ही करता है, वो जेन की तरफ अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम्स भेज देता है जिसे कोई भी नहीं रोकने वाला था। एंड इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। एंड अब टाइम है एनिमे स्टोरी नंबर 2 का। इस एनिमे के स्टार्ट में हम एक श्रापित लड़के को देखते हैं जिसके पैदा होते ही उसकी मम्मी खत्म हो गई थी एंड थोड़े सालों बाद उसकी मम्मी के खत्म हो जाने की दुख की वजह से उसके पापा ने भी अपने आप को खत्म कर लिया था। अब वो छोटा बच्चा एकदम अकेला पड़ जाता है। गांव के बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं और उसे बहुत मारते हैं क्योंकि वो कर्स्ड यानी कि श्रापित था और उसका आधा शरीर पत्थर का था। लेकिन एक दिन जब वो बच्चे इसको मार रहे थे तभी अपना आपा खो देता है और उन बच्चों को दूर फेंक देता है, जिससे उन बच्चों को थोड़ी चोट लग जाती है। अब इसी बात पे पूरे गाँव के लोग मिलके इसको बहुत मारते हैं और फिर इसको गांव के पास एक चट्टान में मरने के लिए एक लोहे की चेन में बांध देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं और ये पत्थर और कीड़े मकोड़े खा के अभी तक जिंदा बचा हुआ था। लेकिन तभी उसके सामने एक छोटी सी लड़की आती है जो उससे कहती है कि तुम पत्थर क्यों खा रहे हो, और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा आधा राइस बॉल खाओगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, ये लड़का उसकी पूरी राइस बॉल खा जाता है और फिर वो इस लड़की से सॉरी कहता है क्योंकि उसने इसके भी हिस्से का खा लिया होता है। जिसपे ये हंसती है और बोलती है कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे लिए फिर से राइस बॉल ले आऊंगी। और उसके बाद वो लड़की उस लड़के के लिए रोज अपना आधा खाना लाने लगती है। एंड ये जो लड़की होती है इसका एक सपना होता है एक गार्डन बनाने का। वो बहुत ट्राई करती है एक फूल उगाने की, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि उस जगह पे फ्लावर उग ही नहीं सकता। अब एक दिन ये लड़का जिसका नाम मडो है ये हुआ से कहता है कि लाओ मुझे एक फ्लावर सीड दो। एंड हुआ उसे एक फ्लावर सीड दे देती है एंड अपने घर चली जाती है। अब थोड़े दिनों बाद उस लड़के के ऊपर एक फ्लावर निकल आता है जो कि था एक व्हाइट इक्विनॉक्स फ्लावर, जिसको देख के हुआ बहुत खुश हो जाती है और मडो को गले लगा लेती है। और इसी समय मडो को समझ में आ जाता है कि उसको हुआ से प्यार हो गया है एंड वो डिसाइड करता है कि वो हुआ को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। दोनों अब बड़े हो चुके थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हुआ अभी तक रोज मडो के लिए अपना आधा खाना लाया करती थी, लेकिन फिर एक दिन उस गाँव में बहुत भयानक सूखा पड़ जाता है। सारे लोग भूखे मरने लग जाते हैं। सबको लगता है कि ये सब मडो की वजह से हो रहा है क्योंकि वो श्रापित है और वो अभी तक जिंदा है। अब पूरे गांव वाले उसको साथ में मारने के लिए आ जाते हैं। हुआ उसके सामने खड़ी होती है और बोलती है इसमें मडो की कोई गलती नहीं है, प्लीज उसको कुछ मत करो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और वो पूरे गांव वाले उस पर हमला कर देते हैं। मडो हुआ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और सारी की सारी मार खाने लगता है। लेकिन तभी उन गाँव वालों में से एक बूढ़ी औरत एक एक्स का यूज करती है और मडो पर हमला करती है, जो एक्स जाके हुआ को लग जाती है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। अब इस चीज को देख के मडो अपना आपा फिर से खो देता है। वो इतने सालों का गुस्सा और हुआ की हालत को देखकर पागल हो जाता है और वो एक बार में पूरी चट्टान तोड़ देता है और उस बूढ़ी औरत के ऊपर एक चट्टान फेंक देता है। एंड उसके बाद वो उस पूरे के पूरे गांव को तबाह कर देता है। एंड फिर वो हुआ के पास जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हुआ अब खत्म हो चुकी थी। वो हुआ के ऊपर वो फ्लावर रखता है जिसको वो दोनों इतने साल उसे पाल रहे थे, जो कि अब रेड कलर का हो चुका था। एंड तभी वो नोटिस करता है कि उसकी पावर्स की वजह से जहाँ जहाँ पर खून था वहाँ पे एक फ्लावर उग रहा था, जिसकी वजह
से वो जगह एकदम गार्डन जैसी लग रही थी, जैसा हुआ चाहती थी। एंड देन मडो बहुत तेज तेज रोने लगता है। और मैं बता दूं कि ये हमारी एनिमे का विलन है। अब हम देखते हैं हमारे मेन हीरो को, जिसका नाम होता है जी, जो कि 16 साल का एक हाई स्कूलर होता है और एक लोनर होता है। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता, अपने काम से मतलब रखता है और उसको सिर्फ एक चीज बहुत अच्छे से आती है और उसको बहुत पसंद है, वो है खाना बनाना। वो एक दिन अपने घर में मस्त रामेन बना रहा होता है और वो एक्सीडेंटली इतना अच्छा रामेन बना देता है कि उसके बगल में एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से एक बहुत सुंदर लड़की बाहर आती है। वो उसको देखता है और डर के मारे उसके हाथ से वो रामेन गिर जाता है, लेकिन वो लड़की तुरंत उस रामेन को बचा लेती है और उसको पूरा का पूरा खा जाती है। जी उससे पूछता है कि कौन हो तुम, जिसपे ये कहती है कि मेरा नाम है डोरा और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जी उसे पकड़ता है और घर के बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो सोचने लगता है कि क्या ये सब सही में हो या फिर मैं सपना देख रहा था। वो अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो लड़की अभी भी अंदर थी और उसका खाना खा रही थी। वो उसको फिर से पकड़ता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन फिर भी वो लड़की दीवार के आर पार होकर अंदर आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है, और वो अपने जादू से जी का सारा राशन और खाना खा जाती है। जी उसे टॉयलेट में फ्लश करने लगता है और बोलता है कहाँ फंस गया मैं, ऐसे तो ये मुझे खा जाएगी। लेकिन बहुत मेहनत के बाद वो समझ जाता है कि वो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। वो उसको चाय देता है और बोलता है मैं तुमसे 3 चीजें पूछूंगा। पहली, कौन हो तुम? दूसरी, यहाँ क्यों आई हो? और तीसरी, मैं तुमको भगा कैसे सकता हूँ? ये लड़की चाय पीती है और बोलती है मैं हूँ डोरा और मैं 3 करोड़ साल की हूँ और मैं एक मैजिकल स्पिरिट हूँ और तुम्हारे खाने की वजह से मैं यहाँ समन हुई हूँ, और क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ समन हुई हूँ इसलिए तुम हो एक समनर। और जो समनर होते हैं वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो मैजिकल स्पिरिट्स को समन करते हैं उनकी मैजिकल पावर्स को यूज करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिससे तुम फिर मेरी पावर्स को यूज कर पाओगे। लेकिन जी उठता है और बोलता है नहीं, उसे ये सब नहीं करना, और वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। अब डोरा पूरे स्कूल के रास्ते उसका पीछा करती है और बोलती है कि साइन कर लो ना कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें मैजिकल पावर्स यूज करने का मन नहीं है, कितने अजीब हो तुम। फिर वो उससे कहती है कि सोच लो, मेरी पावर्स की हेल्प से तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। जिन उससे कहता है अरे हटो सामने से, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, और वो स्कूल चला जाता है जहाँ उसे उसके टीचर मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं। एंड तभी डोरा वहाँ फिर से आ जाती है और उससे कहती है कि कर लो ना यार कॉन्ट्रैक्ट साइन प्लीज, और फिर से वो उसे बहुत परेशान करने लगती है। जिन बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है चुप रहो, जिसपे टीचर को लगता है कि वो उससे चुप होने के लिए कह रहा है। वो उससे डांटते हैं और बैठा देते हैं। क्लास खत्म हो जाती है और हम देखते हैं डोरा टीचर के सिर पे सो रही होती है और जी वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। घर जाते वक्त रास्ते में उसका एक लड़की इंतजार कर रही थी। वो उसे रोकती है और उसे बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और वो उसे एक लव लेटर देने लगती है। लेकिन तभी उसके बैग में से डोरा निकल आती है और बोलती है तुम्हारे जैसे चोमू को कोई लड़की कैसे पसंद कर सकती है। अब जिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से बोलता है चुपचाप भाग जाओ यहाँ से। अब उस लड़की को लगता है कि जिन ने उससे भागने के लिए कहा था, तो वो रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। अब जी डोरा से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो डोरा को ढेर सारा खाना देता है और उससे कहता है कि प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। जिस पे डोरा दुखी हो जाती है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारा पीछा छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन मैं बता दूं कि तुम्हारी वजह से मुझे अब 100 सालों तक एक चेन में बंध के रहना होगा, क्योंकि अगर कोई समनर स्पिरिट को समन करने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता तो स्पिरिट को ये पनिशमेंट मिलती है कि उसको 100 सालों तक चेन में बंध के रहना होगा। और वो उससे कहती है लेकिन कोई बात नहीं, वो उसके लिए इस पनिशमेंट को झेलने के लिए तैयार है। और वो उससे कहती है कि ठीक है चलो मैं चलती हूँ, और उसके सामने वो अपना हाथ बढ़ाती है। जी थोड़ा सा दुखी हो जाता है, लेकिन तब भी वो अपना हाथ उसके सामने बढ़ा देता है उससे हाथ मिलाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है डोरा उसके हाथ को एक स्पेशल वे में पकड़ती है और उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। एंड डोरा ने जी को बेवकूफ बना के उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया होता है, क्योंकि जो साइन उन लोगों ने किया था इसका मतलब था कि अब उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जी बोलता है चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे 100 साल बंदी बन के रहने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ ही रह लो। फिर डोरा जी का हाथ पकड़ती है और उसे बताती है कि जब तक हम लोग एक साथ हैं हम बहुत सारे मैजिक यूज कर सकते हैं। एंड देन वो उसे पकड़ती है और बोलती है ये देखो। एंड तभी उसके 2 पर निकल आते हैं एंड वो आसमान में उड़ने लगता है, जिसमें जी को बहुत ज्यादा मजा आ रही होती है। लेकिन बीच रास्ते में डोरा सो जाती है। जी उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठती नहीं एंड वो दोनों गिर जाते हैं। उन दोनों को थोड़ी चोटें लगती हैं, लेकिन डोरा जी का हाथ पकड़ती है और एक मैजिक करती है जिससे वो दोनों दोबारा से हील होने लग जाते हैं और डोरा दोबारा से सो जाती है। जी उसे कंबल उड़ाता है और उसके बगल में वो भी लेट जाता है और सोचता है कि वैसे ये सब इतना भी बुरा नहीं है। अगले दिन वो सारे न्यूज चैनल्स में अपने आप को देखता है, क्योंकि जब वो डोरा के साथ उड़ रहा था तो कई लोगों ने उसकी फोटो खींच ली थी। हालांकि उसका फेस इतना साफ साफ नहीं दिख रहा है तो इसीलिए अभी वो सेफ है, लेकिन फिर भी वो समझ जाता है कि वो इस तरह से शहर के ऊपर नहीं उड़ सकता। उसके बगल में डोरा अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेटी हुई थी एंड जी से कहती है मुझे सनस्क्रीन लगा दोगे क्या? एंड ये जी मना कर देता है।
और अपना मस्त हेडफोन लगा के गेम खेलने लग जाता है। लेकिन तभी डोरा के बगल में एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है जो उसे किडनैप कर लेता है। अब क्योंकि डोरा ने अभी जिन को टच नहीं किया हुआ था इसलिए वो मैजिक नहीं यूज कर पा रही थी। वो जी को आवाज देती है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो तो मस्त गेम खेल रहा था और उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे तो उसे सुनाई नहीं दे रहा था और वो मॉन्स्टर डोरा को खा लेता है। अब इसके बाद जो हुआ वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। अब टाइम है हमारी आखिरी एनिमे स्टोरी नंबर 3 का। एनिमे के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दो किंगडम्स कैजाला और मेजोलू के बीच में एक बहुत भयानक वॉर छिड़ी हुई थी। उन दोनों किंगडम्स के बीच में एक और किंगडम आता था कैपाला, जिस किंगडम के लोग वॉर की वजह से बहुत ज्यादा सफर करने लग गए। ना उनके पास रहने की जगह थी और ना ही खाने के लिए खाना। वो लोग अब बस एक ही चीज चाहते थे कि अब कोई मसीहा आके उन्हें बचाए और उनकी मदद करे। अब हम देखते हैं कैपाल के राजा लैट्रो और उनकी पत्नी माया का एक बच्चा पैदा होता है। एंड जब वो पैदा हुआ था तो रोशनी इतनी तेज थी कि मानो सूरज खुद नीचे आ गया हो। सारे जानवर वहाँ उस बच्चे को देखने आए थे एंड जहाँ वो पैदा हुआ था वहाँ से ऐसी ऑरा आ रही थी कि मानो खुद भगवान ने जन्म लिया हो। लैट्रो और माया अपने बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखते हैं। सिद्धार्थ के पैदा होते ही उसकी मम्मी उसे गले से लगाती हैं और उसे आखिरी बार देखकर खत्म हो जाती हैं, जिसपे लैट्रो बहुत दुखी हो जाता है और सिद्धार्थ भी रोने लगता है। उसके बाद उस किंगडम में एक प्रीस्ट आता है अशीडा, जो सिद्धार्थ को देखते ही बहुत शॉक्ड हो जाता है और लैट्रो से बोलता है, ध्यान से देखो, इसका एक हाथ आसमान की तरफ है और दूसरा हाथ जमीन की तरफ। ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये पैदा हुआ है पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। 10 साल बीत जाते हैं और सिद्धार्थ अब थोड़ा बड़ा हो जाता है। वो कुछ बच्चों के साथ बैठ के एक टीचर की बातें सुन रहा होता है, जो उन सबसे कह रहा होता है कि तुम सब जल्दी से बड़े और स्ट्रांग हो जाओ ताकि तुम कैपाल की रक्षा कर सको और दुश्मनों को मार सको। तभी सिद्धार्थ खड़ा होता है और पूछता है कि जब लोग मर जाते हैं तो क्या होता है, जिसपे टीचर बोलता है कि जब लोग मर जाते हैं तो मर जाते हैं। सिद्धार्थ को ये आंसर कुछ खास नहीं लगा तो वो फिर से वही सवाल पूछता है, जिसपे टीचर बोलते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ, मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, तुम लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने नहीं। सिद्धार्थ दुखी होकर बैठ जाता है। फिर एक दोस्त जैद उससे बोलता है, चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रह के उसको नींद आ रही थी। जैद, सिद्धार्थ और उसका एक और दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं एंड एक जंगल में आ जाते हैं। जैद अपने साथ तीर धनुष भी लाया था क्योंकि उसे शिकार भी करना था। उसके सामने एक खरगोश आता है जिसे जैद मारने वाला था, लेकिन तभी सिद्धार्थ उसे रोक देता है और वो खरगोश बच के वहाँ से भाग जाता है, जिसपे जैद उस पे गुस्सा हो जाता है और सिद्धार्थ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सिद्धार्थ वापस लौट रहा होता है लेकिन तभी उसको चिल्लाने की आवाज आती है। वो भाग के वापस जाता है तो देखता है कि उसका दोस्त जैद एक दलदल में फंस चुका है। सिद्धार्थ उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता और उसका दोस्त जैद मारा जाता है, जिसपे सिद्धार्थ बहुत दुखी हो जाता है और अपनी दूसरी मम्मी के पास जाके रोने लगता है। वो अपने कैसल में किसी से बात नहीं कर रहा होता, ना ही कुछ खा रहा होता है। तभी उसके पापा लैट्रो एक वॉर से वापस आ जाते हैं और वो सिद्धार्थ को आके समझाते हैं कि अब वो बड़ा हो गया है, उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हें तलवारबाजी सीखनी चाहिए। स्टार्टिंग में सिद्धार्थ को बहुत दिक्कत होती है लेकिन 5 साल बाद वो बहुत अच्छा हो जाता है तलवारबाजी में। इसके बाद हम देखते हैं एक सैनिक अपने घोड़े पे बैठ के आता है और बताता है कि हमारे किंगडम पे कैजाल किंगडम ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है। लैट्रो सिद्धार्थ से बोलता है कि अब तुम भी बड़े हो गए, तुम भी हमारे साथ वॉर में चलो। जिसपे सिद्धार्थ उससे पूछता है कि आखिर हम वॉर कर ही क्यों रहे, हम शांति से क्यों नहीं रह सकते। जिसपे लैट्रो से बताता है कि अगर हम कैजाला से वॉर नहीं करेंगे तो वो लोग हमारे साथ बहुत बुरा करेंगे। अब हम वॉर का सीन देखते हैं जिसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे जा रहे थे। सिद्धार्थ भी ये सब देख रहा होता है और बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसको कैजाला के कुछ सैनिक घेर लेते हैं और उनका लीडर सिद्धार्थ को मारने के लिए उसकी तरफ आ ही रहा होता है, जिसपे सिद्धार्थ कुछ नहीं करता, बस चुपचाप खड़ा रहता है और उसको दुख भरी आंखों से देख रहा होता है। वो लीडर बस उसके पास आ ही चुका था लेकिन तभी उसके लीडर के मुंह से खून निकलता है एंड वो अपने आप जमीन पे गिर के मर जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ। वो सब अपने लीडर को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ सालों के बाद हम देखते हैं सिद्धार्थ की शादी हो चुकी है और एक बेटा भी। उस समय भी वॉर चल रही थी और सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, एक किंगडम, एक बेटा, उसकी वाइफ, पैसा, सब कुछ। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था क्योंकि उसको अभी तक अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले थे जो उसे बहुत बुरी तरह से चाहिए थे। वो सोचने लगता है कि आखिर वो कैसे इस वॉर को खत्म करे और दुनिया में शांति लाए एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे सवाल। फिर वो डिसाइड करता है कि वो ये सब छोड़ के चला जाएगा और एक मॉन्क बन जाएगा। वो आखिरी बार अपनी वाइफ, बच्चे और पापा को देखता है, फिर उस किंगडम से एक घोड़े में बैठ के जाने लगता है। वो उस किंगडम से भाग जाता है और उसका पीछा एक आदमी कर रहा था जो सिद्धार्थ से कहता है कि वापस लौट चलिए, जिसपे सिद्धार्थ मना कर देता है और अपने सारे जेवर और अपने सर के बाल काट के उसे देता है और कहता है कि अब उसे जाना होगा। उसको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ भी करके चाहिए। वो उन सारी चीजों को उसकी वाइफ को देने के लिए कहता है और फिर वो अकेले और पैदल अपने सफर पे निकल जाता है। वो जंगल में ही रहता और सोता है और लोगों से ही मांग के खाना खाता है। एक दिन वो घूमते घूमते एक विलेज में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे एक आदमी
मिलता है और उसे बताता है कि वो उसके बाल काट सकता है क्योंकि वो काफी बड़े हो गए हैं। वो उसको अपने घर ले जाके उसके बाल काट देता है। फिर जब सिद्धार्थ वहाँ से जाने लगता है तभी वो देखता है कि उसके घर में एक और मॉन्क है। वो सिद्धार्थ से पूछता है कि क्या तुम भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हो? तो सिद्धार्थ बोलता है हाँ। दीपा सिद्धार्थ से कहता है कि फिर तुम मेरे साथ चलो। वो दोनों साथ में अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं। उनके साथ इसका एक बेटा भी आ जाता है जिसका नाम था असाजी। वो तीनों एक रास्ते से जा रहे होते हैं लेकिन तभी असाजी एक जहरीले पौधे पे पैर रख देता है और बेहोश हो जाता है। सिद्धार्थ उसे बचा लेता है और पूरे रास्ते उसे अपने कंधे पे बैठा के लेके घूमता है। तभी रास्ते में उनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है टाटा, जिससे सिद्धार्थ कहता है कि इस बच्चे को बचाने में उसकी मदद करे। वो दोनों उसके साथ उसके घर जाते हैं जहाँ पे उसकी वाइफ मेगाला उन दोनों से मिलने आती है। एंड इसको देखते ही सिद्धार्थ बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये वो पहली लड़की थी जिससे सिद्धार्थ प्यार किया करता था। लेकिन मेगाला एक लोअर कास्ट की थी, तो सिद्धार्थ के पापा ने मेगाला की दोनों आंखें जलवा दी और उसे उस किंगडम से हमेशा के लिए बाहर भेज दिया था। वो मेगाला को देख के दुखी हो जाता है और बोलता है कि माफ करना मेगाला, मैं एक अच्छा राजा नहीं बन पाया और अब मैं एक जर्नी पे हूँ अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए। उसकी आवाज को सुनते ही मेगाला वहाँ से दुखी होकर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं सिद्धार्थ और वो टाटा मिलके उस बच्चे की तबीयत ठीक कर देते हैं, लेकिन अभी भी वो बेहोश था। अगली सुबह अचानक से असाजी उठता है और पूरे गाँव में भागने लगता है और बताने लगता है कि जल्दी यहाँ से भागो, एक तूफान आने वाला है। वो सबको चिल्ला चिल्ला के बता रहा होता है, लेकिन सारे लोग सोचते हैं कि ये कोई पागल बच्चा है क्योंकि इतनी धूप में कहाँ से तूफान आएगा। लेकिन तभी उसकी भविष्यवाणी सच हो जाती है और अचानक से वहाँ बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसमें कई लोग अपनी जान खो देते हैं और कई लोग अपना घर खो देते हैं, जिसे देख के सिद्धार्थ समझ जाता है कि असाजी की अवेकनिंग हो चुकी है और उसे उसके आंसर्स मिल चुके हैं एंड अब वो भविष्य में भी देख सकता है। उस जगह का राजा असाजी को अपने महल बुलाता है और पूछता है कि तुम ही थे जिसने भविष्यवाणी की थी, जिसपे असाजी बोलता है हाँ। फिर वो राजा उससे पूछता है कि अच्छा बताओ मैं मरूंगा कब, जिसपे असाजी उसे बताता है कि तुम जब 30 साल के हो जाओगे तब तुम्हें तुम्हारा बेटा ही अपने हाथों से मारेगा। जिसपे राजा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है अच्छा जी फिर ये बताओ तुम कब मरोगे, जिसपे असाजी बोलता है कि आज से 4 साल 4 महीने और 4 दिन के बाद। तो ये राजा बोलता है तुम्हारी भविष्यवाणी तो गलत हो गई क्योंकि तुम अभी मरने वाले हो। और उसके ऊपर वो एक सांप छुड़वा देता है। वो सांप उसकी तरफ आ रहा होता है लेकिन तभी उसके पास में जो सैनिक खड़ा था उसके भाले में उस सांप का मुंह घुस जाता है, जिसे देख के सब बहुत डर जाते हैं। वो राजा भी समझ जाता है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। फिर असाजी वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं सिद्धार्थ, दीपा और असाजी अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वो एक ऐसे जंगल में आते हैं जहाँ बहुत सारे मॉन्क्स अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे थे और बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे। वो दोनों भी अपनी ट्रेनिंग वहीं शुरू कर देते हैं। असाजी उनके साथ ट्रेनिंग तो नहीं करता लेकिन वो दूर से बैठ के सिद्धार्थ को देखता रहता था और ये दोनों बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। उन दोनों के बाल भी बहुत बड़े हो जाते हैं और वो दोनों वीक भी बहुत हो जाते हैं और देखते ही देखते 4 साल 4 महीने और 3 दिन बीत जाते हैं। असाजी सिद्धार्थ के पास आता है और उसे बताता है कि मेरा टाइम अब आ चुका है, कल फुल मून की नाइट है और कल वो खत्म हो जाएगा। जिसपे सिद्धार्थ उसे बोलता है कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, जिसपे असाजी उसे बोलता है कि एक ना एक दिन तो हम सबको मर जाना है और उसने जिस काम के लिए जन्म लिया था उसके लिए उसका मरना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ उससे पूछता है कि आखिर किस चीज के लिए तुमने जन्म लिया था, जिसपे असाजी उसे बताता है कि उसकी लाइफ का गोल उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारी मदद करना था और तुम्हारे सवालों के आंसर्स को ढूंढने में मदद करना था। सिद्धार्थ उसे बोलता है नहीं, मैं तुमको कल मरने नहीं दूंगा। वो अगले पूरे दिन असाजी का ख्याल रखता है और देखता है कि उसको जरा सी भी चोट ना लगे और रात में सोते टाइम वो असाजी को एक पेड़ में ऊपर बांध देता है, ये सोच के कि अब असाजी कहीं नहीं जा सकेगा और इस रात वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। फिर वो उसी पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करने लगता है लेकिन तभी उसकी आंख लग जाती है और पास में एक खरगोश आता है जो उस पेड़ पे चढ़ के उसकी रस्सी को काट देता है। असाजी उस खरगोश का पीछा करते करते कुछ वुल्फ्स के बच्चों के पास आ जाता है जो बहुत भूखे थे और असाजी वहीं पे लेट जाता है। तभी सिद्धार्थ की आंख खुलती है और वो असाजी को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसे असाजी मिल तो जाता है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो पूरी वुल्फ की फैमिली असाजी को नोच नोच कर खा रही थी। सिद्धार्थ इस चीज को देखता है और उसे खुद को संभाला नहीं जाता। वो उधर से भाग जाता है और एक जगह जाके बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर वो अपने शरीर को इतना ज्यादा दर्द देने लगता है जिसे देख के खुद बाकी मॉन्क्स भी डर जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि बस करो वरना तुम मर जाओगे। जिसपे सिद्धार्थ बोलता है कि उसका दर्द असाजी और बहुत सारे लोगों के सामने कुछ भी नहीं। वो ना तो खाना खाता है और ना ही पानी पीता है। वो एक ऊंचे से पहाड़ पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा था, तभी तूफान आ जाता है और सिद्धार्थ बगल की खाई में गिर जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक नदी में तैरता हुआ पाता है और उसकी बॉडी बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती, बस केवल उसका दिमाग चल रहा होता है और वो सोचता है कि क्या यही मौत है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।